एक और परेशानी की बात है, जफर ने कहा। किया? अमारा ने पूछा। आज जफर ने ठंडी आह भरी। वीना के वालिदैन ने वीना और आरिफीन की शादी की तारीख रख दी है उसी महीने की 15 तारीख को। मेरे खुदाया, आज जुमेरात है और अगले जुमा को वीना की शादी है। इन हालात में इन्हें तारीख रखने की क्या जरूरत थी? हम इस मसले का कोई हल तो ढूंढ लेते। वो लोग कहते हैं कि आरिफीन ने इंग्लैंड जाना है, शादी जल्दी करना उनकी मजबूरी है, साहिल ने कहा। अमारा बेचैनी से चहलकदमी करने लगी। बेशक आरिफीन शादी के बगैर इंग्लैंड चला जाता, वो लोग कोई भी हल निकालते, मगर अभी वीना के निकाह का मतलब है फवाद को ललकारना। अमारा ने अपना हाथ मेज पर मारा। जब तक कि उनकी शैतानी बमजात को काबू नहीं कर लेते, लापरवाह नहीं हो सकते। हमारी थोड़ी सी लापरवाही लोगों की मौत का सबब बन सकती है। जफर ने अमारा की तायीद की। साहिल, अमारा ठीक कह रही है। मैं वीना के घर वालों से बात करूंगा कि फिलहाल इस शादी का इरादा तर्क कर दी। नुमाइश में होने वाले वाकये से वो पहले ही बहुत खौफजदा है। यकीनन मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। साहिल और जफर कुछ देर के बाद अमारा के घर से चल पड़े। दोनों बेहद परेशान थे। हालात ने संगीन तरीन सूरत इख्तियार कर ली थी। जफर ने कार ड्राइव करते हुए साहिल की तरफ देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मेरे घर ही चलो, मिलकर कुछ सोचते हैं इस मसले के बारे में। साहिल ने जफर की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मैं बातें कर कर के थक गया हूँ, अब कुछ अमली तौर पर करना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे घर छोड़ दें प्लीज। आप सबसे राब्ता करें। हमें मिलकर इस मुसीबत से नबरद आजमा होना है। हमारे पास अब वक्त नहीं है, जिससे जो होता है वो करें। जफर साहिल की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। एक तजवीज है मेरे जहन में। अमारा के मुंह से हमजाद का नाम सुनकर हर तरफ मीडिया में सनसनीखेज खबरें फैल गई हैं। लोगों में खौफ व हरास फैल चुका है। पुलिस और रेंजर्स तो उसे महज तोहमात परस्ती समझते हैं, मगर कुछ ऐसे आलम होंगे जिन्होंने इस बात को संजीदगी से लिया होगा। क्यों न हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया के जरिए किसी को मदद के लिए पुकारें। साहिल ने इस बात में सर हिलाया। आपकी बात में दम है, मगर मीडिया वाले हमारे लिए मसाइल पैदा कर देंगे। हमारी मदद करने के बजाय इस मामले को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिर्च मसाले लगाकर सनसनीखेज खबरों के जरिए लोगों की दिलचस्पी हासिल करेंगे। हमें अपना काम नहीं करने देंगे। हमें लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। अमारा तो लोगों के सामने आ चुकी है। अगर किसी ने हमारी मदद करनी होगी तो वो खुद सामने आ जाएगा। हमें सिर्फ ये सोचना है कि जरगाम को कैसे ढूंढा जाए, किस तरह इंसानों का कत्लेआम रोका जाए। इन्हीं बातों में साहिल का घर आ गया। जफर ने गाड़ी रोक दी। साहिल गाड़ी से उतर गया। उसने गाड़ी के दरवाजे पर बाजू रखा। कल 10 बजे आप सबको बुला लें। जफर ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है। साहिल घर में दाखिल हुआ तो इसकी वालिदा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। क्यों, खैरियत थी? साहिल ने पलंग पर बैठते हुए कहा। राहत इसके साथ बैठ गई। जब तुम मोबाइल रिसीव नहीं करते तो तरह तरह के वहम मेरा सीना चीरते हैं। कितने लोग लुकमा अजल हो गए हैं। मुझे तो इस फिक्र में नींद नहीं आती कि मेरा बेटा खुद उन बदरूहों से मुकाबला कर रहा है। खुदा ना करे कि मेरे। साहिल ने माँ को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। आपको तो फख्र होना चाहिए कि आपका बेटा लोगों के काम आ रहा है। ये शैतानी मखलूकात कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, कुरान पाक और नमाज पढ़ने वाली मोमिन या मोमना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप आयतें पढ़कर मुझ पर फूंक दिया करें और अपने बेटे को अल्लाह के सुपरद करके मुतमईन हो जाया करें। ये बदरूहें आपके बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। रदा खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। अम्मा, भाई ठीक कह रहा है। आप खुदा पर भरोसा रखें और दुआ करें कि खुदा कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि हम सबको उन शैतानी हमजात से निजात मिल जाए। रदा ने खाना साहिल के सामने रखा और राहत के पास बैठ गई। आपकी दुआ उस वक्त साहिल का सबसे बड़ा हथियार है। अक्टूबर का महीना था, मौसम खुशगवार था। रात के 10 बज रहे थे। राहत और रदा अंदर कमरे में अपने अपने बिस्तर में लेट गई थी। साहिल अपने कमरे में लेटा गहरी सोच में गुम था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। अजीब सी बेचैनी थी जो जहन को उलझाई जा रही थी। उसे घटन सी महसूस होने लगी। वो कमरे से निकल कर सहन में आ गया। उसे बाहर खली हुआ में कदरे सुकून महसूस हुआ। इसने सहन में चारपाई बिछा ली और अंदर से तकिया भी ले आया। सरहाना चारपाई पे रखकर वो चित लेट गया। आसमान पर सितारे किसी सियाह चादर पर चमकते नगीनों की तरह दिखाई दे रहे थे। इसकी बेख्वाब आंखों में वशा का खूबसूरत चेहरा झिलमिलाने लगा। इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट के ख्याल ने साहिल की लबों पर भी मुस्कुराहट बखेर दी। एक खूबसूरत ख्याल ने साहिल के दिल की धड़कनों में हलचल सी मचा दी। जब वशा उनके घर आई थी, बातों ही बातों में उसे इल्म हवा कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। उसने जिद की कि रदा उसे गाजर का हलवा बनाना सिखाए। रदा ने मुझसे हलवे का सामान मंगवाया। मिलने तो आया, मगर मन ही मन में हंस रहा था कि जिस लड़की ने कभी चूल्हा नहीं जलाया वो हलवा कैसे बनाएगी। अम्मी ने गाजरें कश कर दी। रदा और वशा किचन में चली गई हलवा बनाने के लिए। रदा ने कढ़ाई चूल्हे पर रखी और उसमें घी डाल दिया। घी कड़कड़ाने के बाद इसमें कश की हुई गाजरें डाल दी और वशा को चम्मच देकर चूल्हे के पास सीन खड़ा कर दिया। मैं भी उन दोनों की कारिस्तानियां देखने के लिए किचन में ही आ गया। मैंने सोचा कि मैं भी हलवा बनाना सीख लूं। मैंने वशा के करीब खड़े होते हुए कहा। वशा नर्वस हुई तो उसका हाथ कढ़ाई से लग गया। वशा चीख कर पीछे जा लगी। मैंने चूल्हा बंद किया और ट्यूब ले आया। मैंने इसका हाथ थामा और जल्दी से जख्म पे ट्यूब लगाने लगा। वशा की आंखों में आंसू थे। मामूली जख्म से भी वो छोटी सी बच्ची की तरह रोने लगी थी।
इसकी ड्रेसिंग कर रहा था और वो भीगी आंखों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हूँ कि ऐसा जख्म तो बार बार लगे। ड्रेसिंग पूरी हुई तो वो तेज तेज कदमों से वहां से चली गई। राहत की आवाज से साहिल अपने ख्याल से चौंक गया। साहिल बेटा, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। साहिल ने ऊंची आवाज से कहा। थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, अंदर घटन हो रही थी, बाहर काफी सुकून है। थोड़ी देर बाद आ जाना, राहत ने कहा। साहिल ने सितारों पर नजर टिका दी। एक खूबसूरत ततली उसके करीब करीब उड़ रही थी। ततली के दीदाजेब रंगों पर तो नजरें जमाने को दिल चाह रहा था, मगर मन में खौफ की एक टीस भी थी। धड़कनें किसी अनजाने से खौफ का एहसास दिला रही थी। वो ततली उड़ते उड़ते अनार के दरख्त पर बैठ गई। साहिल कुछ देर खामोशी से ततली की तरफ देखता रहा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हर ततली वशा तो नहीं हो सकती, वशा ही हूँ। साहिल को अपने अकब से आवाज आई। वो खौफ के झटके से पीछे पलटा, मगर जूं ही उसने वशा को देखा, इसका खौफ हुआ हो गया। वशा अनार के दरख्त की शाख को थामे उसके करीब खड़ी थी। जो ख्याल साहिल देख रहा था, वशा जैसे इस ख्याल से निकलकर बाहर आ गई थी, क्योंकि इसने वही लिबास जेबतन किया हुआ था। इसके चेहरे पे वही मासूमियत, आंखों में वही वफा की चमक थी। वो धीरे से बोली, पहले तो मेरे मामूली से जख्म से तरफ उठते थे और अब मुझे इस तरह मेरे हाल में छोड़ दिया है। तुम ही तो मेरे पुरसान हाल थे, मगर तुमने एक बार भी ना पूछा कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। इसके लहजे में अजीब सी मकनातीसियत थी। साहिल खचता हुआ उसके करीब चला गया। साहिल ने उसकी भीगी आंखों में आंखें डाल दी। अजियत की बात कर रही हो तुम, तो खूबसूरत बल्ला हो जो लोगों को अपने रंगों में महू करके इन्हें सुर्ख खून में नहला देती हो। वशा ने एक साथ में ही साहिल के शाने पर सर रख दिया। तुम्हारे पास उस वक्त वही वशा है जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। बड़ी मुश्किल से अपने कुछ देर के लिए ये रूप चलाया है। सिर्फ हमजाद से एक सवाल पूछने के लिए। साहिल जज्बात से सुलगती किसी मोम की तरह पिघलने लगा। उसने वशा के शानों पर हाथ रखते हुए उसे खुद से पीछे किया। वशा का चेहरा आंसुओं से तर था। थोड़ी देर के लिए साहिल ने खुद को और वशा को उसी मकाम पर महसूस किया जब इन दोनों के दिल एक ही जज्बे के लिए धड़कते थे। साहिल ने रंधी हुई आवाज में पूछा, कैसा सवाल? शादी करने से इनकार क्यों किया था? तुमने मुझसे क्या कमी थी मेरे अंदर? क्या तुम मेरी वफा की हिद्दत से वाकिफ नहीं थे? साहिल ने वशा के आंसू पहुंचे। अगर तुम वही वशा बनकर मुझसे ये सवाल कर रही हो तो मैं भी वही साहिल हूँ। कमी तुम में नहीं थी, मुझ में थी। मैं तुम्हें तुम्हारे मुलाजिमों के क्वार्टर्स जैसी जगह पर नहीं रख सकता था। मुआशी तौर पर इस कदर बदहाल था कि वो आसाइशें तुम्हें नहीं दे सकता था जिसकी तुम आदी थी। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत किया जो अपने महबूब को मुश्किल में डाल दे। तुम तो सर्दी की वो धूप थी जो जिसके आंगन में भी उतरती हर तरफ तस्कीन भर देती। गरीब तो अपने जज्बात अमीरों से छुपा छुपा के रखता है ताकि कोई इसकी हंसी ना उड़ा दे। वशा ने साहिल का हाथ थाम लिया। आओ मेरे साथ में, जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ रिश्ते दौलत की डोर से नहीं बंधते। वहाँ एहसासात की रंग है, वफाओं की खुशबू है। इधर की फिजा मोहब्बत के गनों से महकती है। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अंदर राहत को अचानक ख्याल आया कि इसने मौलवी साहब से साहिल के लिए तावीज बनवाया था। वो तावीज उसे साहिल को पहना देना चाहिए। वो अपने बिस्तर से उठी। उसने अलमारी से तावीज निकाला और बाहर सहन में आ गई। साहिल जैसे इस साहिरा की बातों के तलस्सुम में गुम था। राहत ने देखा कि साहिल अनार के दरख्त के करीब खड़ा है। वो तावीज लेकर उसकी तरफ बढ़ी। वशा साहिल के और करीब हो गई। इसने अपना चेहरा साहिल की गर्दन के करीब किया तो इसकी नजर राहत के हाथ में थामे हुई तावीज पर पड़ी। वो एक साथ में ही वहां से गायब हो गई। साहिल, राहत ने उसे पुकारा, मगर वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। राहत उसके करीब आई और इसके गले में तावीज पहना दिया। साहिल ने झुरझुरी सी ली और घबराहट से अनार के दरख्त के आसपास देखने लगा। वशा कहाँ गई? राहत ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। किस चुड़ैल का नाम ले रहा है? चल अंदर चल। उसने साहिल का हाथ पकड़ा और तेज तेज कदम चलती हुई उसे अंदर ले गई और आयत अल कुर्सी पढ़कर इस पर दम करने लगी। अगले रोज 10 बजे जफर ने अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुलाया। साहिल के ना पहुंचने पर उसे तशवीश हुई। उसने साहिल के घर फोन किया। हेलो, राहत ने फोन सुना। जफर बोल रहा हूँ, साहिल को मैंने अपने घर में बुलाया था। कहाँ है वो? भाई की आवाज सुनकर राहत रोने लगी। क्या बात है, खैरियत है? साहिल की तबीयत ठीक नहीं है, राहत ने गलूगीर लहजे में जवाब दिया। मैं 1 घंटे के बाद चक्कर लगाऊंगा। ये कहकर जफर ने फोन बंद कर दिया। मेहमानों से फारिग होने के बाद जफर साहिल के घर गया। जफर साहिल की पिलिंग के करीब बैठा। ये क्या भाई, हमारा सोल्जर बीमार हो गया है? साहिल मुस्कुराता हुआ पिलिंग से पुष्ट लगा के बैठ गया। मैं बीमार नहीं हूँ, बस मामूली सी कमजोरी महसूस हो रही है और सर में दर्द है। अम्मी ख्वाह मुख्वाह परेशान हो रही हैं। कहाँ है राहत? जफर ने पूछा। किचन में है, साहिल ने बताया। जफर वहां से उठकर किचन में चला गया। राहत इसके लिए चाय बना रही थी। तुम रो क्यों रही थी? साहिल तो माशा अल्लाह ठीक है, मामूली सी कमजोरी है, यखनी वगैरह दूर ठीक हो जाएगा, जफर ने कहा। राहत की आंखें अभी भी इश्किबार थी। उसने जफर की तरफ देखा। जफर भाई, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। किस वजह से? जफर ने पूछा। राहत रे उठाई कहने लगी। आए साहिल के पास बैठते हैं, वो आपको खुद बताएगा कि रात को उसने कैसे देखा है।
राहत चाय लेकर साहिल के पास आ गई। जफर भी इधर ही बैठ गया। साहिल बेहद उलझा हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। जफर ने इसके चेहरे पर गहरी नजर डाली। कोई परेशानी है? साहिल जैसे पहले से ही बेताब था। वो बल्ला तामुल बोला, अंकल रात मैंने वर्षा को देखा। ख्वाब में? जफर ने पूछा। नहीं अंकल, मैंने इसे पूरे होश व हवास में देखा है। वो अनार के दरख्त के करीब खड़ी थी। रात के 11 बज रहे थे। मैं सहन में तन्हा था। साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने आगे बढ़कर जफर के हाथ थाम लिए। अंकल वो वही वर्षा थी, हसास और जज्बात से भरपूर। जफर ने साहिल से अपने हाथ छुड़ा लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिल में एहसासात रखने वाली वर्षा मर चुकी है। जिसे तुमने देखा है वो इसका शैतानी हमजाद है। साहिल एक बार फिर जज्बात की रूह में बहने लगा। अंकल मेरा यकीन करें, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि उसका ये रूप शैतानी हमजाद में कहीं गुम हो गया है। वो बमुश्किल इस रूप में मुझसे मिलने आई थी। जफर ने साहिल के शानों पर हाथ रखे और उसे समझाने लगा। देखो बेटा, मैंने तस्लीम कर लिया है कि मेरी वर्षा मर चुकी है। जिसे तुमने देखा है वो एक खूबसूरत बला है जो कितने ही लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। हमजाद या तो अच्छा होता है या बुरा, दोनों खुसूसियात एक हमजाद में नहीं होती। काले इल्म करने वाले आमिल किसी मरे हुए इंसान के उसी शैतानी हमजाद को काबू करते हैं जो जिंदगी में उसे बुरे कामों के लिए अकसाता है। आमिल इस शैतानी हमजाद को सफली कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने आइंदा ये गलती नहीं करनी। अगर तुम्हें वशा नजर आई तो सूरत अल-नास पढ़ना शुरू कर देना और उसके करीब मत जाना। साहिल पर जैसे जफर की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी तक अपनी ही बात पर कायम था। इसकी सूची वशा के ख्याल में ही गिरफ्त थी। मैंने वशा के भयानक रूप देखे हैं, मगर इस बार जिस तरह मैंने उसको देखा है वो धोखा नहीं है, वो वाकई अजियत में है। जफर गुस्से से खड़ा हो गया। अजियत में वो नहीं है, वो दूसरों को अजियतें दे रही है। अपनी सोच तब्दील करो वरना अपने साथ साथ दूसरों को भी मौत की तरफ धकेल दोगे। राहत जफर को बाहर तक छोड़ने गई। देखा है भाई, आपने साहिल की इन्हीं बातों की वजह से मैं परेशान थी। जफर ने राहत के सर पर हाथ रखा। अभी ताज़ा बात है, ठीक हो जाएगा। कोशिश करना कि वो अकेला ना रहे। कुरानी आयत पढ़कर पानी दम करके उसे पिलाया करो। इस नागहानी आफत से नबरद आजमा होने के लिए हमारे पास बस यही रास्ता है। तुम दुआ करना कि लोगों को हम उन बदरूहों से बचाने में कामयाब हो जाएं। हम सब ने तो सरों पर कफन बांध लिए हैं। हम में से कौन कब लुकमा अजल हो जाए कोई नहीं जानता। राहत ने भाई का हाथ थाम लिया। ऐसी बातें ना करें। जब इसके बंधु पर ऐसी मुसीबत आ जाए जिससे मुकाबले की सकत न रहे तो वो किसी ना किसी को मसीहा बना के भेजता है। आप एक काम करें। क्या? जफर ने पूछा। आप इस बात से ना डरें कि मीडिया वाले आप लोगों को परेशान करेंगे। आप और हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप सारा मसला लोगों के सामने बयान करें और मदद मांगे कि कोई ऐसा आमिल या कोई भी शख्स जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता है आप लोगों से राब्ता करे। जफर ने इस बात में सर हिलाया। सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और हमारे पास सिवाय इरादे के और कुछ नहीं है। इसलिए सोच रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। ये कहकर जफर वहाँ से चला गया। साहिल को कोई बीमारी नहीं थी, मगर ऐसी नकाबत थी कि इसके आसाब शल हो गए थे। वो 4 रोज तक ऐसी ही कैफियत में रहा। 5वीं रोज वो खुद को काफी बेहतर महसूस करने लगा। मेजर उसामा अपने क्लब में लड़कों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा था। इन्हें मुख्तलिफ दाव पीच याद करा रहा था। उसामा ने छोटे छोटे 3 मुकाबले कराए, फिर इसने इन्हें ब्रेक दे दी। वो कुर्सी पर बैठ के अपना पसीना पोंछने लगा। 2 लड़के कोल्ड ड्रिंक लेकर उसकी तरफ बढ़े। एक इन्होंने उसामा को दिया और सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। सर, आपने 10 साल आर्मी में गुजारे हैं, हमें कोई दिलचस्प वाकया सुनाएं। उसामा ने अपना कटे हुए हाथ वाला बाजू इन लड़कों के सामने किया। ये तमगा है मेरी शुजात का। लड़के ने सर झुकाते हुए माजरत की। सॉरी सर, हम आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे। उसामा ने ठंडी आह भरी। उसी बात का तो अफसोस है, ताकत और तजर्बे में कोई कमी नहीं, मगर मैं लोगों के इस तरह काम नहीं आ सकता जिस तरह पहले फौज में रहकर उनका तहफ्फुज करता था। दूसरे लड़के ने मानीखेज अंदाज में कहा। सर, उस क्लब के जरिए भी आप अपना फन दूसरों को देकर लोगों खिदमत कर रहे हैं। एक लड़के ने रिमोट से दीवार पर लगा LED टीवी ऑन कर दिया। न्यूज चैनल चल रहा था। एक सनसनीखेज खबर ने इन सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर दिया। आर्ट की नुमाइश में होने वाले 50 लोगों के कत्ल की तहकीकात के लिए बहुत सी टीमें काम कर रही हैं। हमारे चैनल पर एक खबर ने लोगों की नींदें उड़ा दी। साइकियाट्रिस्ट और एक्सोसिस्ट डॉक्टर अमारा का कहना है कि उन सब अमवात के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। लोगों की जानें लेने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक हमजाद है। डॉक्टर अमारा और मिस्टर जफर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखते हैं कि वो हम सबसे कहना चाहते हैं। अमारा सामने आई। अमारा ने अपनी बात शुरू की। हमारा मकसद लोगों में खौफ व हरास फैलाना नहीं, बल्कि हम तो इस शैतान का खात्मा करना चाहते हैं जो मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। जो कुछ हम जानते हैं हम उसके मुताबिक इस कातिल को ढूंढेंगे। मेरे पास ठोस सबूत है जिसके मुताबिक नुमाइश में लोगों का कत्ल जिन्होंने किया है वो 3 हमजाद हैं। हमजाद इंसान का ही एक रूप है जो मरने के बाद इंसान के मुर्दा जिस्म से अलग हो जाता है।
तो हम क्यों इसके आगे हथियार डाल दें? हमें इन शैतानों से मुकाबला करना है। हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो आगे बढ़े और इस जंग में हमारा साथ दे। उसामा ने अपने मोबाइल पर वो सब नोट कर लिया। इस खबर के बाद मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स आने लगे। किसी ने अमारा की बात का मजाक उड़ाया और किसी ने अमारा की बातों को सच मानते हुए उसे गहराई से लिया। उसामा ने टेलीविजन बंद कर दिया और गहरी सोच में पड़ गया। इसकी टीम के कई लड़के अमारा की बातों पर हंस रहे थे और कई खामोश बैठे इसकी बातों के मुतालिक सोच रहे थे। उसामा वॉशरूम गया। उसने सिंक का नल खोला और मुंह धोने लगा। उसने स्टैंड से तौलिया उठाया और आईने में देखते हुए चेहरा खुश्क करने लगा। उसे नल में से पानी गिरने की आवाज आई। इसने चूकते हुए नल की तरफ देखा क्योंकि इसने अच्छी तरह से नल बंद कर दिया था। नल पूरी तरह खुला हुआ था और इससे काफी पानी निकल रहा था। उसामा सिंक की तरफ बढ़ा और दोबारा नल बंद करने लगा मगर उसका वॉल इस कदर सख्त था कि अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। सिंक में पानी जमा हो रहा था। पानी पाइप की तरफ नहीं जा रहा था। ये क्या गड़बड़ हो गई है? उसामा सिंक की जाली चेक करने लगा कि अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चटखनी भी लग गई। उसामा को खौफ महसूस होने लगा। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। कौन है? सिंक ऊपर तक पानी से भर गया और पानी उछल उछल कर बाहर गिरने लगा। वो एक बार फिर सिंक का सुराख खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक जलजले की सी गड़गड़ाहट के साथ बाथरूम के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगी। बाथरूम की खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी चटाक से खुल गई। किसी का साया उसामा को महसूस हुआ। जैसे आईने में अक्स है। उसने सर ऊपर करते हुए आईने की तरफ देखा तो पलक झपकते ही वो अक्स गायब हो गया और रोशनी की एक तेज शाह बाहर से खिड़की की जाली को चीरती हुई आईने की तरफ बढ़ी और इससे मुनकिस होकर उसामा की बायां आंख में दाखिल हो गई। उसामा जैसे पत्थर का हो गया। कदमों को थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। खिड़की के साथ दीवार पर कोई साया था जो इसका नहीं था क्योंकि साए के दोनों हाथ थे। वो साया धीरे धीरे उसामा की तरफ बढ़ता गया और फिर उसके जिस्म में दाखिल हो गया जिसके साथ ही उसामा बेहोश हो गया। दरवाजे की चटखनी खुद ब खुद खुल गई। काफी देर उसामा के बाहर न आने पर शागिर्दों को तशवीश हुई। एक लड़का बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। सामने मेजर उसामा बेहोश पड़ा था। 3 लड़कों ने मिलकर उसामा को उठाया। इन्होंने उसे मामूली सी टरेटमनट दी जिससे उसे होश आ गया। उसने कांपते होठों से चारों ओर देखा जैसे थोड़ी देर के लिए उसका जहन सो गया हो। कुछ देर बाद इसकी आंखों में शनासाई सी झांकने लगी। मुझे क्या हुआ था? उसामा ने लड़कों की तरफ देखते हुए पूछा। सर आप बेहोश पड़े थे। शुक्र है खुदा का कि आपको होश आ गया है। ऊपर जाके आप आराम कर लें। हम सब खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। एक लड़के ने कहा। लड़का उसामा को सहारा देता हुआ बालाई मंजिल तक छोड़ आया। सारे शागिर्द दोबारा अपनी प्रैक्टिस में मशगूल हो गए। उसामा अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता रहा कि वॉशरूम में किया था वो कौन सी पुरस्कार ताकत थी जिसने उसके फौलाद जैसे वजूद को एक ही झटके में निढाल कर दिया। ऐसे ही सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। वो उस वक्त जागा जब एक लड़की की आवाज इसकी समाज से टकराई। सर, उसामा ने आंखें खोली। सर हम सब जा रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई है। लड़के ने बताया। ठीक है तुम लोग जाओ, उसामा ने कहा। लड़के के जाने के बाद उसामा अपने बिस्तर से उठा। अब वो खुद को तंदुरुस्त व तवाना महसूस कर रहा था। इसका जहन एक बार फिर इस खबर की तरफ चला गया। इस बार उसे ये खबर किसी पहेली की तरह नहीं लग रही थी बल्कि इसका जहन उसे बारहा यकीन दिला रहा था कि वाकई हमजाद ये सब कुछ कर सकता है। इस खबर में कहीं भी कोई झूठ नहीं है। ये एक खौफनाक हकीकत है। ये एक नागहानी आफत है जो धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेगी। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अगली सुबह होने से पहले जब लोग फजर की नमाज की तैयारी में मसरूफ थे, जरगाम अपने नापाक इरादों की तकमील में मसरूफ था। वो दरिया के किनारे एक नौजवान के साथ बैठा हुआ था। नौजवान के हाथ में एक उल्लू था। सूरज तुलू नहीं हुआ था इसलिए अभी अंधेरे का ही राज था। जरगाम ने जीन्स और शर्ट के साथ लॉन्ग कोट पहना हुआ था जबकि लड़का कमीज शलवार में था। जरगाम के हाथ में एक गुड़िया थी जिसने सुर्ख रंग का दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। जरगाम के पास एक डब्बी में बहुत सी सुइयां थी। उसने डब्बी खोलकर जमीन पर रख दी। इसने हंसते हुए नौजवान की तरफ देखा। एक सुई दुल्हन के दिमाग पर और एक सुई दुल्हन के दिल पर। ये कहकर उसने एक सुई गुड़िया के सर पर लगाई और एक सुई गुड़िया के सीने पर लगा दी। फिर जरगाम ने वो गुड़िया एक तरफ रख दी और एक बड़ी सी प्लेट निकाली। साथ ही एक छोटा सा शापर निकाला। शापर में आटा था। उसने आटा प्लेट में डाल दिया। नौजवान ने उल्लू को बमुश्किल काबू करके उसके गले पर छुरी फेर दी। उल्लू तड़पने लगा। नौजवान ने सर कटे तड़पते उल्लू को खुश कांटे के ऊपर लटका दिया। उल्लू के पंजे नौजवान के हाथों में थे। वो उसे आटे पर दायरे में घुमाने लगा जिससे उल्लू के जिस्म से निकलता खून आटे पर दायरे बनाने लगा। साथ साथ वो नौजवान अपना नापाक मंत्र भी पढ़ता जा रहा था।